सर्वोदय नमस्कार बच्चों। आज आप लोगों का अक्षर ज्ञान कविता का वीडियो क्लास है, जिसकी लेखिका है ये कवित्री, जिसकी कवित्री है ये लेखिका भी है, लेकिन कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसलिए कवित्री ही कहेंगे। अनामिका समकालीन हिंदी कविता में अपनी एक अलग पहचान रखने वाली कवित्री अनामिका का जन्म 17 अगस्त 1961 ईस्वी में मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। उनके पिता श्याम नंदन किशोर हिंदी के गीतकार और बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष थे। अनामिका ने दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में एमए की और वहीं से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। अनामिका कविता और गद्य लेखन में सक्रिय रही हैं, इसलिए इन्हें हम लेखिका भी कह सकते हैं और कवित्री भी कह सकते हैं। इनको राष्ट्रभाषा परिषद पुरस्कार काव्य संकलन में मिला, भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, गिरिजा कुमार माथुर पुरस्कार और ऋतुराज साहित्यकार सम्मान इत्यादि भी प्राप्त हो चुके हैं। प्रस्तुत कविता समसामयिक कवियों की चुनी गई कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा से यहाँ ली गई है। प्रस्तुत कविता में बच्चों के अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया को कौतुकपूर्ण वर्णन चित्रण द्वारा कवित्री गंभीर आशय व्यक्त कर देती हैं। कहा कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, बेटे का क चौखट में नहीं अटता, कबूतर ही है ना, खुदक जाता है, जरा सा पंक्ति से उतर जाता है उसका ख, खरगोश की खालिश बेचैनी में गमले सा टूटता हुआ उसका ग और घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ, अंगों पर आकर थमक जाता है, उससे नहीं सधता है अंग, अंग के ड को वह समझता है माँ और बगल में और उसके बगल के बिंदु को मानता है गोदी में बैठा बेटा। इसके माध्यम से कवित्री यह बताना चाहती है कि चौखटे में नहीं अटता बेटे का क, इसके माध्यम से कहना चाहती हैं कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वैसी ही कठिनाई का अनुभव होता है जिस प्रकार बच्चे को क बोलने के समय में अर्थात अक्षर ज्ञान के समय में होता है। वह प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया में आती है। तात्पर्य यह है कि जीवन की एक ऐसी समस्या है जिनका समुचित ज्ञान तभी होता है जब व्यक्ति उसके अनुकूल लगातार परिश्रम करता है। यदि वह लीक से हटकर प्रयास करता है तो उसकी कल्पना गमले के समान टूट जाती है अथवा घड़े के समान
लुढ़कती रह जाती है। परिणाम यह होता है कि लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती है। भाषा सहज है, सरल है, लेकिन इसमें भाव छिपा हुआ है। घरे सा लुढ़कता हुआ घ में कल्पना है, क्योंकि कल्पना या प्रयास को घरे के समान बताया जा रहा है। उसके बाद कहा कि अंगों पर आकर गोदी में बैठा बेटा, अंगों पर आकर बैठ जाता, अंगों पर आकर थमक जाता है और उससे नहीं सधता ड अंग के ड को वह समझता है माँ, और उसके बगल में जो बिंदु है उसको मानता है गोदी में बैठा हुआ बेटा। इसका अर्थ कवित्री कहती है कि ड वर्ण की विशेषता के माध्यम से जीवन के मूल तत्वों को समझने की सलाह दी गई है। और कवित्री का मानना है कि यह संसार ड वर्ण के समान स्थूल है, लेकिन अनुस्वार का संयोग पाकर एक विशेष प्रकार का वर्ण बन जाता है, जिसे पंचमाक्षर कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जब व्यक्ति मूल रूप में मानव होते हुए कोई विशेष गुण धारण कर लेता है, तब मानव होते हुए भी अपने विशेष गुण के कारण समाज में पूज्य हो जाता है और क्योंकि जीवन के मूल रहस्य को जाने बिना जीवन अधूरा रह जाता है। उसके बाद कहा कि माँ बेटे से नहीं सधते, उन्हें लिख लेने की अनवरत कोशिश में उसके आंसू आ जाते हैं। दोनों मिलकर प्रयास करते हैं, लेकिन फिर क्या होता है उसके बारे में कवित्री ने बताया कि जीवन के प्रथम चरण में बच्चे का वो प्रथम चरण होता है, कठिनाइयों का अनुभव कर जीवन से हार मान लेता है, उसका जीवन रहस्य बन जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि कठिनाइयों से हार नहीं मानना चाहिए, उसके साथ संघर्ष करना चाहिए। वह कभी भी जीवन संग्राम में सफल नहीं होता। जो उससे हार मानता है, चाहे जीवन का जैसा भी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, कवित्री का मानना है कि जीवन के आरंभ से ही समस्याओं और कठिनाइयों को झेलना पड़ता है, क्योंकि सृष्टि का नियम है कि कठिनाइयों में तपने से ही व्यक्तित्व में निखार आता है। जब तक व्यक्ति कठिनाइयों का सामना नहीं करेगा, तब तक उसके व्यक्तित्व में निखार नहीं आ सकता है। जैसे सोने को तपाया जाता है, उसी प्रकार मानव को भी संघर्ष करते करते तपना होता है। आज तक संसार में वही सम्मान पाया है जिन्होंने समस्या को दृढ़ता के साथ मुकाबला किया, जिसको हठ ही बोलते हैं। हठ के साथ क्यों नहीं होगा, किसी भी काम को मानव ही करता है, मानव से बड़ा कोई काम नहीं है। ऐसा समझ करके उसको काम करना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि इसके माध्यम से कवित्री ने क्या कहा कि माता पिता बच्चे को अक्षर सिखाना आरंभ करते हैं, उसमें जो उसको कठिनाई का सामना करना पड़ता है, उस कठिनाई के जैसा ही व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण
कठिनाई जो उसके सामने आता है वो जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ संघर्ष करने की सलाह अपनी कविता के माध्यम से अनामिका जी ने दिया है। इसका क्वेश्चन है कि कविता में 3 उपस्थितियां दी गई हैं। स्पष्ट करें कि वे कौन कौन सी हैं। कवित्री के जीवन में 3 उपस्थितियां आई हैं। कविता बच्चों के अक्षर ज्ञान से प्रारंभ होती है। दूसरे चरण में जीवन के उतार चढ़ाव का वर्णन है, तो तीसरे चरण में सृष्टि की विकास कथा का वर्णन है। कवित्री ने बाल्यावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था को उजागर किया है। दोनों अवस्था में व्यक्ति किस तरह से आगे की ओर बढ़ता है संघर्ष करते हुए, और जो संघर्ष नहीं करता है वो कभी सफल नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कविता में क का विवरण स्पष्ट कीजिए। इसमें बताया गया है, कवित्री ने कहा है कि क का विवरण यह है कि व्यंजन वर्णों में क प्रथम अक्षर है। इसका उच्चारण कंठ से होता है। क का उच्चारण कंठ से होने के कारण बच्चा कठिनाइयों का अनुभव करता है, क्योंकि वह उसके जीवन का प्रथम प्रयास है, इसलिए वो नहीं कर पाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, खालिस बेचैनी किसकी है? बेचैनी का क्या अभिप्राय है? इसमें कवित्री ने बताया कि खालिस बेचैनी खरगोश की है, क्योंकि खरगोश कबूतर के भय से आक्रांत होकर, भयभीत होकर क्या करता है कि अनुकूल प्रयास से ही जीवन में सफलता मिलती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति की अपेक्षा रखनी चाहिए। अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार लक्ष्य प्राप्ति की अपेक्षा रखनी चाहिए, अन्यथा खरगोश की खालिस बेचैनी के समान छटपटाना पड़ेगा। खालिस बेचैनी से तात्पर्य है आने वाली कठिनाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में कहा कि बेटे के लिए अंग क्या है और क्यों? कवित्री ने बताया कि बेटे के लिए ड माँ और बेटा है, क्योंकि अंग के ड को वह माँ मानता है तथा ड के आगे लगे अनुस्वार को गोदी में बैठा बेटा समझता है। तात्पर्य यह है कि माँ बेटे अर्थात ड एवं अनुस्वार से अंग वर्ण बनता है, उसी प्रकार माँ बेटे के आपसी संबंध से सृष्टि कथा विकास पाती है। दोनों के अथक प्रयास से यह सृष्टि चलता है और यह आगे भी बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों? इसमें कवित्री ने बताया कि बेटे के आंसू तब आते हैं जब माँ बेटे अर्थात अंगों का सही उच्चारण नहीं कर पाता। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति जीवन की कठिनाइयों से ऊब जाता है, उसे अपने लक्ष्य की प्राप्ति में संदेह जान पड़ता है, तब बेचैनीवश आंखों में आंसू आ जाते हैं, अथवा ऐसे कहा जाए कि वह निराशा की स्थिति में आ जाता है, जिसके कारण उसके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लक्ष्य की प्राप्ति में संदेह हो जाता है, पता नहीं प्राप्त होगा कि नहीं होगा, यह संदेह। तो
संदेह नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कविता के अंत में कवित्री ने शायद अव्यय का क्यों प्रयोग करती हैं, स्पष्ट कीजिए। शायद हमारा अव्यय शब्द है। इसके माध्यम से कवित्री ने बताया कि कविता के अंत में शायद अव्यय का प्रयोग करके यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि जीवन के आरंभ में कठिनाइयाँ असहज जान पड़ती है, सहज नहीं लगती है। कैसे होगा ये समझने लगते हैं व्यक्ति। इस असहजावस्था में जो सहज नहीं है अपना धैर्य खो बैठता है, वह धीरज नहीं बांध पाता है। इस अधीरता की घड़ी में वह जीवन से निराश हो जाता है। अतः शायद के माध्यम से कवित्री जीवन के सत्य अर्थात सृष्टि विकास की कथा स्पष्ट करती हैं, क्योंकि अगर व्यक्ति के जीवन में शायद न हो तो जीवन नहीं चल सकता। शायद का मतलब कि अभी नहीं, हो सकता है बाद में, शायद अब की बार, शायद इस बार, ऐसा होता है। ये अगर ना हो तो व्यक्ति अपने धैर्य को खो देता है। इससे धैर्य धारण होता है, लेकिन यहाँ पर धैर्य खोने की बात है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कविता किस तरह एक सांत्वना और आशा जगाती है, विचार करें। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि इसमें सांत्वना और आशा की बात कही गई है। व्यक्ति के जीवन में सांत्वना और आशा न हो तो व्यक्ति जी नहीं पाएगा। पहले इसको हम समझ लें, क्योंकि सांत्वना, अच्छा ठीक है अभी तक नहीं हुआ, हो सकता है अब की बार हो जाए, ये सांत्वना एक दूसरे को दिया जाता है। और आशा, आशा है इस बार हम सफल हों, ऐसी आशा। ये दो बातें अगर व्यक्ति छोड़ दे तो वो जी नहीं सकता है। तब है कि इसके साथ उसे जूझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इसके माध्यम से कवित्री का कहना है कि जीवन में कठिनाइयों का आना स्वाभाविक है, आएगा ही, लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करना व्यक्ति का काम है, उसे करना है। जो व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुकूल लाभ, जीवन मरण और उत्थान और पतन, यह दोनों सृष्टि का नियम है, और जो इसे झेलकर अपने लक्ष्य को निर्धारित करता है वह अवश्य सफल होता है। व्यक्ति को सदा यह ध्यान रखना चाहिए कि जिनका जन्म हुआ है उनकी मृत्यु निश्चित है। अतएव सारे भ्रम को मन से निकालकर अपने कर्तव्य पथ और अपने कर्म पथ पर आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। उसके बाद है व्याख्या करें। गमले सा टूटा हुआ उसका ग और घड़े से लुढ़कता हुआ उसका घ। सबसे पहले तो हम लोग समझ लें कि किस तरह से व्याख्या करना है। तो कवित्री का परिचय देते हुए प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्यपुस्तक गोधूली भाग 2 कवित्री अनामिका द्वारा रचित अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता से ली गई है। तो इसमें कहा कि गमले सा टूटा हुआ उसका ग और गमले सा टूटा हुआ उसका ग, घड़े सा लुढ़कता हुआ उसका घ। इसके बारे में कवित्री का कहना है कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए
वैसी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिस प्रकार बच्चों को अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया में करना पड़ता है। तात्पर्य यह है कि जीवन एक ऐसी समस्या है जिनका समुचित ज्ञान तभी होता है जब व्यक्ति उसके अनुकूल लगातार परिश्रम करता है, जिस तरह बच्चे करते हैं क ख ग घ के उच्चारण में। उसी तरह से कहा कि घड़े के समान लुढ़क जाती है जब वह कल्पना करके प्रयास नहीं करता है, तो वो घड़े के समान लुढ़क जाती है, ऐसा कहा। उसके बाद कहा कि मनुष्य को चाहिए कि हमेशा संघर्ष से जूझते हुए प्रयास करते रहे, अपने विकास पथ पर चलता रहे। ये था हमारा अक्षर ज्ञान कविता। अब हम लोग इसको आप लोग लिख लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर याद कीजिएगा। सर्वोदय नमस्कार बच्चों।